हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के। चलिए, याद हो रहा है नहीं हो रहा। चलिए ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया, लास्ट लेक्चर में हमने प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में बात की थी और उस प्रतिवर्ती क्रिया में हमने ये देखा था कि हमारे शरीर में उद्दीपन से जो स्वतः तीव्र क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं ना। अच्छा, वहां हमने उसके दो टाइप भी देखे थे, सरल और प्राणुकूली। अब जो हम लास्ट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वह टॉपिक है क्या, प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया की क्रिया विधि। ठीक है, तो इस साल के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि को समझिए। तो इस क्रिया विधि को समझने से पहले हमें एक डायग्राम के बारे में समझना पड़ेगा। प्रतिवर्ती क्रिया का डायग्राम कैसे होता है तो उसको हम बनाना सीखते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मुख्य डायग्राम है। ठीक है, तो आप देखना। अच्छा, पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई सूचना आपके मस्तिष्क तक पहुंच जाए तो वही मस्तिष्क तो उसकी व्याख्या करता है, फिर आदेश देता है। तो इसमें तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर कोई सूचना जब मेरुरज्जु के पास पहुंचती है, किसके पास, मेरुरज्जु के पास, तो उस सूचना को आदेश में बदलने के लिए टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनको मेरुरज्जु कंट्रोल करता है, न कि मस्तिष्क। बात समझ में आ रही है। तो प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है वो मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम को आप जरा ध्यान से समझना, बहुत ही नॉर्मल है भाई। इस डायग्राम में हमको क्या बनाना है, इस डायग्राम में हमको हमारा मेरुरज्जु बनाना है। क्या बनाना है, मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु की अनुप्रस्थ काट अभी हमने बनाई थी। ये क्या था, ग्रे मैटर था जो भीतर की तरफ था। ठीक है, और इसके चारों ओर ये जो बाहर की तरफ है वो क्या होता है, व्हाइट मैटर होता है, श्वेत द्रव्य जिसको कहते हैं, है ना। अच्छा, और यहां से जो ये खांच है इन खांचों से संवेदी तंतु, जिसको हम पृष्ठ प्रेशर कहते थे, इसको मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, पृष्ठ प्रेशर कह सकता हूं। और ये क्या था आपको पता ही है, ये पृष्ठ गुच्छन था कि नहीं। और ये इस प्रकार एक आर्क बनता है। इस वाले पार्ट को हम नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको या आप एक साइड वाले को बना लीजिए, इसी से हम समझ लेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ जो चित्र है वो एक पैर का एग्जाम्पल लेकर हम बनाते हैं। मैं आपको समझाऊंगा अब इसको। ठीक है, ये हमारा एक पैर है और इसमें हमने बीच में ये क्या बना देते हैं, हड्डी बना देते हैं। ये हमारी हड्डी है।
और यहाँ पर हमारी ये मसल्स है। क्या है ये? मांसपेशी। और ये हमारा घुटना है। ठीक है, ये आपको पैर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब जरा आप बात को यहीं पर ध्यान से समझना कि ग्रे मैटर से ये पृष्ठ प्रशंसा, और जहां से हमने क्या बताया था कि भाई संवेदी कोशिकाएं आती हैं, और ये जो संवेदी कोशिकाएं वो यहां पर होती हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि ये ग्राही मांसपेशी है। आपको समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा ना। यहां से मैं डॉट 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 करके ला रहा हूं क्योंकि ये संरचना कुछ अलग होगी। ठीक है, तो ये जो आपको डायग्राम अब दिखाई दे रहा है वह है एक प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि को समझने का डायग्राम है। इसका मैं नामांकन आपको कर देता हूं। ये आप सभी जानते हैं कि यह तो है ग्रे मैटर और यह है व्हाइट मैटर, या हम इसको श्वेत द्रव्य कह सकते हैं। ठीक है, ये तंत्रिका केंद्र है। ठीक है भाई, और ये हमारा अधर प्रेशर, और अधर प्रेशर से जो निकलती है वो प्रेरक तंत्रिका निकलती है, और इससे जो चलती है वो संवेदी तंत्रिका। और ये जो है वो है प्रेरक अंत्य प्लेट, और यहां हम देते हैं उद्दीपन। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि समझाऊंगा। आप पहले इसको नॉर्मल टाइप से समझना, फिर हम इसकी थ्योरी लिखेंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम एक रबर के हथौड़े से, ये हमारा घुटना है, तो रबर के हथौड़े से जब हम इस घुटने की हड्डी पर, जिसको हम पटेला कोण कहते हैं, पटेला, 30 चैप्टर में हम आपको पूरी हड्डियों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो जो पटेला अच्छा, ये जो रिफ्लेक्शन है वो नी जर्क रिफ्लेक्शन है, नी जर्क रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि घुटने को मुड़ने वाली। मैं आपको बताऊं कि जब हम ये इस प्रकार का हमारा पैर इस पोजीशन में है, और रबर के हथौड़े से जब हम यहाँ चोट करते हैं तो हमारा जो पैर है वो थोड़ा आगे की तरफ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एक मूवमेंट होता है घुटने में। जो डायग्राम है वह है तो नी जर्क रिफ्लेक्शन का है, जो आप नीट वगैरह में पढ़ेंगे, आरबीएससी एनसीईआरटी में कहीं नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये डायग्राम की मैं बात बता रहा हूं आपको, है ना। चलिए, तो इसकी क्रियाविधि को हम देखते हैं कि आखिर प्रतिवर्ती क्रिया कैसे होती है। अब यहां मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं कि भाई ये आपके पैर की त्वचा है, स्किन है, तो यहां मैं मान लीजिए पिन चुभोता हूं, पिन मैंने यहां चुभी, तो पिन जब मैं यहां चुभोता हूं तो बताओ कोई उद्दीपन प्रकट होगा कि नहीं होगा? उत्पन्न होगा ना। उद्दीपन क्या होता है भाई? उद्दीपन एक प्रकार का आवेग, एक प्रकार की सूचना होती है। ठीक है, तो ये जो उद्दीपन है वो त्वचा में पिन चुभोने पर प्रकट हो या उत्पन्न हुआ। इस उद्दीपन की जो सूचना है, इस सूचना को, और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि भाई जो सूचनाएं होती हैं उनको कौन सी कोश, तंत्री कोश का एक्सेप्ट करती हैं? संवेदी तंत्री कोश का। और जो आदेश होते हैं उनको
प्रेरक तंत्री कोश का अंतर समझना। संवेदी तंत्री कोश का सूचनाओं को लेकर विश्लेषण करने वाले अंग तक यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक जाती हैं, और प्रेरक कोशिका मस्तिष्क और मेरुरज्जु से चलकर उस अंग तक पहुंचती हैं जिसको कार्य करना होता है ना। तो देखिए ये संवेदना यहां उत्पन्न हुई, और जब यहां पर संवेदना उत्पन्न होंगी तो यहां पर मुझे एक बात बताओ कि कोई संवेदी तंत्री कोशिका होगी कि नहीं होगी? होंगी ना, क्योंकि इनका तो जाल बिछा हुआ रहता है हमारे शरीर में, है ना। तो हुआ क्या कि संवेदी कोशिका ने सबसे पहले इस उद्दीपन को ग्रहण किया। अभी आपको दिखाई दे रहा है ग्राही मांसपेशी, तो मतलब ये ऐसा स्थान है जहां रिसेप्टर सेल्स होती हैं, मतलब ऐसी संवेदी कोशिका जो सूचनाओं को ग्रहण करें, ठीक है। तो यहाँ की जो ये संवेदी कोशिका जो मैंने लिख रखी है, वह संवेदी कोशिका सर्वप्रथम इस सूचना को ग्रहण करती है। किस सूचना को? कि त्वचा पर पिंचो हुई गई है, ठीक है, हाँ, ग्रहण करता है। तो अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब एक बात और आप समझना, ये भी मैंने आपको बता रखी है कि संवेदी तंत्री कोशिका की जो सूचना होती है सबसे पहले कौन ग्रहण करता है? ध्रुमिका। याद है ना ध्रुमिका, डेंड्रोइड, हाँ। तो आप ये लिखेंगे कि त्वचा पर पिन चुभने पर जो संवेदना उत्पन्न होती है, उन संवेदनाओं को संवेदी तंत्रिका के डेंड्रोइड में प्रसारित कर दिया जाता है, ध्रुमिकाओं में। अब मान लीजिए ये सूचना ध्रुमिकाओं के पास है और ध्रुमिकाओं से ये पूरी तंत्री कोशिका में पहुंची, तो संवेदी तंत्री कोशिका जो ये चल रही है वो इस सूचना को लेकर आ रही है। और मैंने आपको मेरुरज्जु की संरचना में भी बताया था कि संवेदी कोशिका पृष्ठ पिसर के द्वारा मेरुरज्जु में प्रवेश करते हैं, बताया था ना। तो देखिए ये संवेदी कोशिका, संवेदी तंत्री कोशिका इस सूचना को लेकर पृष्ठ गुच्छन में जाती है जहां गैंग्लियन है। अच्छा, गैंग्लियन नाम आपने सुना है पहली बार, तो सुन लीजिए क्या है गैंग्लियन। गैंग्लियन एक ऐसा पार्ट होता है जहां तंत्री कोशिकाओं का गुच्छा होता है, यानी कि बहुत सारी तंत्री कोशिका आपस में जिस स्थान पर जुड़ती हैं उसे हम गुच्छन या गैंग्लियन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक पृष्ठ गुच्छन है जहां पर 31 जोड़ी जो तंत्रिका हैं, या मैं ये कहूं स्पाइनल कॉर्ड की जो तंत्रिका हैं, स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, वो आपस में यहाँ गुच्छा बनाती हैं और जिसको हम गैंग्लियन या पृष्ठ गुच्छन कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब मैं थ्योरी पढ़ रहा हूं जो मैं आपको लिखाऊंगा कि त्वचा में पिन चुभने पर उपस्थित संवेदनाएं संवेदी तंत्री कोशिका के डेंड्रोइड में प्रसारित कर दी जाती हैं। ये तंत्री कोशिका उस सूचना को लेकर पृष्ठ गुच्छन में पहुंचती है, देखो आ ही रही है ना। इस पृष्ठ गुच्छन में पहुंचने के बाद यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट सिस्टम होता है। देखो ये तंत्री कोशिका है एक, तो इधर से मैं मानो तो ये ध्रुमिका थी पहले, यहाँ पर इन्होंने सूचना को ग्रहण किया। अब ये सूचना को इसी प्रकार तो लेकर जाएंगी, पीछे कौन है, एक्सोन, पेशी तंतु, तो इससे कौन सी कोशिका जुड़ती है, दूसरी तंत्री कोशिका जुड़ती है, ऐसे जुड़ती है नहीं जुड़ती। तो इस प्रकार का एक क्रम हमारे इसमें चलता हुआ रहता है। जैसे ही ये सूचना को लेकर पृष्ठ गुच्छन में पहुंचती है तो पृष्ठ गुच्छन से ये सूचना चालक तंत्री कोशिकाओं के ध्रुमिका पर पहुंचती है। मैं आपको बता दूं कि यहां से जो ये सूचना चल रही है
वो जैसे ही हमारे मेरुरज्जु में पहुंचती है, तो मेरुरज्जु में पहुंचने के बाद जो ये संवेदी सूचना है वह चालक आवेग बन जाती है। बात समझो, ये तो सूचना ये आ रही थी, सूचना कि भाई किसी ने पिन चुभोई है, तो इसके विरुद्ध आपको क्या करना है, वह कार्य, मतलब यहां से सूचना चली तो वह सूचना कहां पहुंची, पृष्ठगोच्छन पर, यहां से कहां पहुंची, मेरुरज्जु में, और मेरुरज्जु में पहुंचने के बाद वह सूचना क्या बन गई, आदेश बन गया। क्या बन गया, आदेश। और यह आदेश, अब आपको पता है कि आदेश को कौन सी कोशिका लेके आएंगी, चालक कोशिका। और मैंने आपको ये भी बताया था कि चालक तंत्री कोशिका या प्रेरक तंत्री कोशिका अधर मूल से या अधर पिसर से प्रवेश करती है। तो ये बताओ आप मुझे, ये अधर पिसर है कि नहीं, है ना। तो ये जो मैंने डायरेक्ट लाइनिंग है वो तो संवेदी तंत्री कोशिका की बनाई है, और ये जो डॉट 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 करके मैंने शो किया है वो मैंने चालक तंत्री कोशिकाओं को किया है ना, डॉट डॉट करके चालक तंत्री कोशिकाओं को, है ना। तो जो सूचना थी वह सूचना मेरुरज्जु में किस में बदल गई, आदेश में बदल गई। और इस आदेश को ये जो चालक तंतु हैं जिसको हम प्रेरक तंत्रिका कह रहे हैं, वह इस आदेश को लेकर आते हैं और कहां पहुंचाते हैं, उसी पैर की मांसपेशियों के पास। अब एक बात आप ध्यान देना कि मैंने मांसपेशियों में संकुचन वाला एक चैप्टर टॉपिक आपको कराया था, और वहां पर मैंने आपको ये कहा था, एक प्रेरक अंत्य प्लेट संरचना बताई थी ना। कहाँ बताई थी कि जो हमारे पेशी तंतु होते हैं ये वाले, और उनकी संरचना में मैंने आपको इस प्रकार बताई थी। और यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि भाई यहाँ पर तंत्री कोशिकाएं जुड़ी रहती हैं। याद है आपको कि ये तंत्री कोशिकाएं सूचना लेकर आती है कि आपको क्या करना है ना। तभी तो हमारी पेशी संकुचित होती थी, और पेशी जब संकुचित होगी तब ही आप कोई क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो अब वही पॉइंट आपके यहां काम आएगा कि जो चालक तंत्री कोशिका इस आदेश को लेकर आ रही हैं, वह इस आदेश को पहुंचाती हैं इस मांसपेशी के सेंटर पर, मतलब यहां पर, जिससे क्या होगा, आपकी पेशी संकुचित होगी, और जब भी यह संकुचित होगी तो आपका पैर कोई कार्य करेगा। और अब ये कार्य क्या करेगा कि आप उस पैर को तुरंत हटाएंगे, मतलब या तो आपका पैर किसी कांटे पर रखता है या कोई इसमें पिन चुभोता है, तो आप बिना सोचे समझे इस पैर को पीछे खींचते हैं कि नहीं, खींचते हैं ना। तो उसका क्रिया, मतलब इस पैर को हमने क्यों खींचा, तो उसी क्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। बात समझ में नहीं आई, एक बार फिर देखो, बहुत ही नॉर्मल है। देखो आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में हमने ये पृष्ठ पिसर देखा, ये अधर पिसर देखा। पृष्ठ पिसर से संवेदी कोशिका प्रवेश करती है इसमें, और अधर पिसर से चालक कोशिका प्रवेश करती है ना। तो एक बहुत सिंपल सी क्या बात हुई कि जब हमारे किसी पैर कोई नुकीली वस्तु पर रख जाता है तो वहां संवेदना उत्पन्न हुई। तो इन संवेदनाओं को पहले कौन ग्रहण करेगी, संवेदी कोशिका। ये संवेदी कोशिका इन सूचनाओं को पृष्ठगोच्छन से होते हुए कहाँ लाएगी, मेरुरज्जु में। मेरुरज्जु में ये सूचना किस में बदल जाएगी, आदेश में। और इस आदेश को कौन लेकर जाएगी, प्रेरक तंत्री। और प्रेरक तंत्री कोशिका इसको कहाँ ले जाएगी, मांसपेशी या कार्यकारी अंग के पास। और वह कार्यकारी अंग क्या करेगा, अपना कोई कार्य करेगा, मतलब आप पैर को तुरंत पीछे खींचेंगे। तो ये जो क्रिया है वो एक स्वतः और तीव्र ही तो हो रही है, तो इसलिए इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? कर सकते हैं आराम से। अब मैं इसकी थ्योरी लिख दूं यही नीचे, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप समझना। कि त्वचा में पिन चुभने पर उपस्थित संवेदना संवेदी कोशिका के द्वारा डेंड्राइट में, हाँ, संवेदी कोशिका की डेंड्राइट में प्रसारित कर दी जाती है, जहां से ये पृष्ठगुच्छन के कोशिकाएं में जाती है और इनके एक्सोन से ये संवेदना चालक आवेग बन जाती है, जो प्रेरक तंत्री कोशिका द्वारा जो कि अधरमूल के तंतु होते हैं, अधरमूल के प्रेरक तंत्री कोशिका द्वारा कार्यकारी अंग तक पहुंचती है और पेशियां सिकुड़ जाती हैं। ठीक है। तो ये इसकी थ्योरी है प्रतिवर्ती क्रिया की। देखो बहुत ही सिंपल है कि भाई जब भी हमारी त्वचा में पिन चोड़ दी जाती है तो वहां जो संवेदनाएं हैं वह संवेदना संवेदी कोशिका के डेंड्राइट में भेज दी जाती हैं और ये संवेदी कोशिका इस सूचनाओं को पृष्ठगुच्छन तक ले जाती है और पृष्ठगुच्छन के कहा कोशिकाएं में, अरे तंत्री कोशिका का डेंड्राइट था, डेंड्राइट के बाद कोशिकाएं भाग ने बताया था क्या, ये वाला भाग कोशिकाएं था ना, ये एक्सोन था। तो यहाँ कोशिकाएं में पहुंचती है और यहां से ये जब मेरुरज्जु में पहुंचती है तो ये क्या बन जाती है, एक्सोन से ये संवेदना चालक आवेग बन जाती है जो प्रेरक तंत्री कोशिका द्वारा, कि भाई जो यहाँ पर चालक आवेग बने हैं वो आवेग प्रेरक तंत्री कोशिका द्वारा। अब प्रेरक तंत्री कोशिका में पता है क्या है कि ये अधरमूल के तंतु थे और पृष्ठमूल के तंतु कौन होते हैं, संवेदी तंतु या संवेदी तंत्री कोशिका। तो ये आवेग चालक तंत्री कोशिका द्वारा कार्यकारी अंग तक पहुंचते हैं, मतलब जहां कार्य करवाना होता है वहां तक पहुंचते हैं। तो ये कहां तक पहुंच रहे हैं, पैर तक ही पहुंच रहे। तो ये कार्यकारी अंग की जो पेशियां हैं इसके फलस्वरूप सिकुड़ती हैं, यानी कि संकोचन होता है और ये कोई ना कोई एक्शन देती हैं। ठीक है। तो ये थी हमारी क्या, प्रतिवर्ती क्रिया, बहुत ही नॉर्मल प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है। अब इससे एक क्वेश्चन और आता है, मैं आपको बता दूं कि प्रतिवर्ती चाप क्या है,
प्रतिवर्ती चाप। देखिए प्रतिवर्ती चाप जिसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो क्या है प्रतिवर्ती चाप? प्रतिवर्ती क्रिया के समय आवेग द्वारा तय किया गया पथ प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। देखो बात समझो, प्रतिवर्ती चाप क्या है? प्रकार से आप एक चाप बनाते हैं तो वो देखो इस प्रकार का बनाते हैं, बनाते नहीं बताते, एक चाप बनाते ना। तो हमारी जो प्रतिवर्ती क्रिया है उसमें भी एक चाप जैसी संरचना बनती है। जैसे क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया के समय जो आवेग एक रास्ता तय करता है, रास्ता, उसको हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। देखो कैसे कि संवेदना यहां उत्पन्न हुई थी तो ये आवेग यहां बना था, तो बताओ ये आवेग ऐसे जा रहा है ना, जा रहा है ना ऐसे, और ये फिर कहां पहुंच रहा है? मेरुरज्जु में, और मेरुरज्जु में पहुंचकर ये क्या बन गया? आदेश, और ये आदेश भी तो वापस ऐसे आ रहा है तो दोनों आवेग ही देखो ऐसे चलकर ऐसे आ रहा, नहीं आ रहा? तो बताओ आवेग एक रास्ता तय कर रहा है ना, और जब ये आवेग एक रास्ता तय करता है तो एक चाप जैसी संरचना बना रहा है, बताओ है कि नहीं? तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? प्रतिवर्ती चाप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रतिवर्ती चाप बोल देते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना, बहुत छोटी सी बात है कि प्रतिवर्ती क्रिया के समय आवेग ने जो रास्ता तय किया है उसी को हम क्या कह रहे हैं? प्रतिवर्ती चाप कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रतिवर्ती चाप कह रहे हैं। इस प्रतिवर्ती चाप में कौन कौन भाग ले रहे हैं भाई? एक तो ग्राही अंग भाग ले रहा है, संवेदी कोशिका भाग ले रही है, तीसरा मेरुरज्जु भाग ले रहा है, चौथा प्रेरक कोशिका भाग ले रही है, और पांचवा कार्यकारी अंग भाग ले रहा है या प्रभावी अंग। मैं आपको बता दूं, पहला ग्राही अंग, सेकंड संवेदी तंतु, थर्ड मेरुरज्जु, फोर्थ प्रेरक तंतु, और 5 प्रभावी अंग। आप इसको भी समझना कि पूरे प्रतिवर्ती चाप में 5 संरचनाएं भाग लेती हैं। सबसे पहला होता है ग्राही अंग जो संवेदनाओं को ग्रहण करता है, दूसरा होता है संवेदी तंतु जो ग्राही अंग से संवेदनाओं को मेरुरज्जु तक ले जाता है, तीसरा होता है मेरुरज्जु जो संवेदी सूचनाओं को आवेग सूचनाओं में चालक सूचनाओं बदलता है, और चौथा होता है प्रेरक तंतु जो उस आदेश को लेकर जाता है, और पांचवा होता है प्रभावी अंग जो क्या करता है? मतलब आदेश के अकॉर्डिंग कार्य करता है। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स एक्शन में हमको ये डायग्राम बनाना था, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम उसको इसकी थ्योरी पढ़नी थी, और ये था रिफ्लेक्स आर्क कि प्रतिवर्ती क्रिया के समय जो आवेग ने रास्ता तय किया है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, जिसमें 5 अंग भाग लेते हैं: ग्राही अंग, संवेदी तंतु, मेरुरज्जु, प्रेरक तंतु और प्रभावी अंग। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, है ना? चलिए, तो बात समझ में आ गई। तो इसके साथ
जो हमारा 26 चैप्टर है वो कंप्लीट है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो अभी मैं आपको चलिए, तो अभी हमारे पास कुछ 20-25 मिनट का टाइम है, तो इस टाइम में हम क्या करते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर भी नहीं सकते हैं। और लास्ट लेक्चर में इसको इसलिए कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि लगभग 1.5 घंटे की क्लास हो जाती, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाती। ठीक है, हाँ, तो एक बार हम इसको फास्ट रिवाइज कर लें। चलिए, तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था वह था मस्तिष्क की संरचना। ठीक है भाई, मस्तिष्क की संरचना था, और मस्तिष्क की संरचना में मैंने आपको क्या बताया, इसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पहला भाग अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क, और तीसरा भाग पश्च मस्तिष्क, है ना, था ना। अग्र मस्तिष्क की मैं बात करूं तो इसको हमने 3 भागों में बांटा था। पहला प्रेमस्तिष्क। इस प्रेमस्तिष्क की बहुत मुख्य संरचना मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी? कि सबसे बड़ा भाग है 2 गोलार्धों का बना होता है। तो बताया था, दोनों गोलार्ध किससे जुड़ते हैं? कॉर्पस कैलोसम से जुड़ते हैं। और दायां गोलार्ध बाएं भाग को, जबकि बायां गोलार्ध दाएं भाग को क्या करता था? कंट्रोल करता था। बताया था। और मैंने एक पॉइंट क्या बताया कि कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर व मेडुला में व्हाइट मैटर होता है। बताओ, प्रेमस्तिष्क में मैंने आपको बताया था नहीं बताया था कि सबसे बड़ा भाग है जो 2 गोलार्धों का बना होता है, कॉर्पस कैलोसम द्वारा जुड़ा रहता है। दायां गोलार्ध शरीर के बाएं भाग का और बायां गोलार्ध शरीर के दाएं भाग का कंट्रोल करता है। कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर होता है और मेडुला में व्हाइट मैटर होता है। तो ये संरचना मैंने आपको बताई थी। कार्य भी मैंने आपको बताया इसके, क्या कि मानसिक कार्यों को कंट्रोल करता है, जैसे तर्क करना, सोचना, विचारना, याद करना है। ज्ञानेंद्रियों की जो सोचना है, आंख, नाक, कान से उनका विश्लेषण करता है। और ऐच्छिक पेशियों के कार्यों का कंट्रोल करता है। तो ये हमने प्रेमस्तिष्क के बारे में पढ़ा था नहीं पढ़ा था? चलिए, सेकंड जो भाग था वो क्या था भैया? वो थैलेमस था। थैलेमस में मुख्य पॉइंट आपको यही याद रखना है कि यह सुख दुख की सूचनाओं का प्रसारण करता है, जो कहाँ जाती हैं? प्रेमस्तिष्क के पास जाती हैं। बात समझ में आ गई? थैलेमस में मैंने आपको क्या बताया कि थैलेमस सुख, एक तो थैलेमस जो होता है वो ग्रे मैटर का बना होता है ना, और प्रेमस्तिष्क के पीछे स्थित होता है, सुख दुख की सूचनाओं का प्रसारण करता है जो प्रेमस्तिष्क तक जाती है। फिर मैंने आपको बताया क्या? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्या बताया कि थैलेमस के नीचे होता है, और इसके काम मैंने क्या बताया कि ये प्रेरित व्यवहार जैसे भूख, प्यास, नींद, प्रेम, घृणा, काम, भावना, रक्तदाब, टेम्परेचर, पीयूष ग्रंथि आदि को कंट्रोल करता था। बताया नहीं बताया? ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मस्तिष्क था? अग्र मस्तिष्क था। मध्य मस्तिष्क में मैंने क्या बताया? इसके 2 भाग हैं। पहला कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, दूसरा प्रेमस्तिष्क वृंतक। कॉर्पोरा में क्या बताया? 2 इंफीरियर लॉब, 2 सुपीरियर लॉब। क्या काम था? देखना और सुनना, मतलब देखने और सुनने संबंधी क्रियाओं को कंट्रोल करना। प्रेमस्तिष्क वृंतक क्या बताया
कि यह तंतुओं का बंडल होता है जो मस्तिष्क के भागों को जोड़ने का कार्य करता है, अर्थात कॉर्टेक्स को मस्तिष्क से अन्य भागों से जोड़ता है। तो ज्यादा कोई खास बात नहीं इसमें। तीसरा हमने क्या देखा भैया, पश्चिम मस्तिष्क देखा। पश्चिम मस्तिष्क का पहला भाग कौन सा, अनुमस्तिष्क। क्या बोलेंगे कि अनुमस्तिष्क अपेक्षाकृत छोटा भाग है। कैसा भाग है, छोटा भाग है, जो प्रमस्तिष्क के पीछे स्थित होता है। कार्य क्या है, शरीर का संतुलन बनाना और ऐच्छिक पेशियों का समन्वय करना। दो काम आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रहेंगे इसके अनुमस्तिष्क के, शरीर का बैलेंस बनाना और ऐच्छिक पेशियों का समन्वय करना। फिर हमने क्या पढ़ा, पॉन्स पढ़ा। पॉन्स में मुख्य रूप से क्या देखा कि ये जो पॉन्स होता है वो ऑब्लोंग मेडुला के ऊपर होता है ना, मेडुला के ऊपर होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, श्वसनानुचलन केंद्र होता है। क्या काम था इसका, और कि ये चर्वण क्रिया, अश्रु, लाल श्रावण, नेत्र की गति आदि क्रियाओं को भी कंट्रोल करता है। कौन, पॉन्स। और लास्ट हमने क्या पढ़ा, मेडुला पढ़ा। मेडुला में क्या पढ़ा भैया कि भाई जो मेडुला होता है वो पॉन्स के नीचे और पॉन्स और मेरुरज्जु के बीच में होता है। क्या काम था इसका कि ये खांसना, निगलना, सांस लेना, रक्त दाब, किरमा-कुंचन आदि को कंट्रोल करता है। तो बताओ मस्तिष्क की बात समझ में आई कि नहीं आई। बहुत छोटी सी बात थी इसके बारे में ना, ये मैं आपको इसलिए रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि ये मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मस्तिष्क वाला। इस बार एग्जाम में आने की संभावना इस क्वेश्चन की है। मस्तिष्क के बाद हमने मेरुरज्जु देखा। मेरुरज्जु की अनुप्रस्थ काट देखो बहुत नॉर्मल देखी थी कि इसमें ग्रे मैटर होता है जो तितली के आकार का होता है, बताया था क्या। इसमें बाहर की तरफ व्हाइट मैटर होता है, बताया था। ग्रे मैटर में दो सुरंग पृष्ठ सतह पर जिनको हम पृष्ठ सुरंग बोलते हैं, अधर सतह पर दो सुरंग जिनको अधर सुरंग बोलते हैं, बताया था। और क्या बताया कि स्पाइनल कॉर्ड की पृष्ठ सतह पर दो खांच और अधर सतह पर दो खांच जिनको हम पृष्ठ फिशर और अधर फिशर कह रहे थे ना। एक पॉइंट पर हमने क्या बताया कि पृष्ठ फिशर से संवेदी कोश का प्रवेश करती है और अधर फिशर से चालक कोश का प्रवेश करती है। तो ये हमारी छोटी सी मेरुरज्जु की संरचना थी। बहुत नॉर्मल था कि भाई मेरुरज्जु मेडुला ऑब्लोंगस से प्रारंभ होकर रीढ़ की हड्डी की संपूर्ण लंबाई में रहती है। तीन झिल्लियां, डोरा मैटर, अरेक्नोड मैटर और पाया मैटर। इसमें ग्रे मैटर अंदर की तरफ और व्हाइट मैटर बाहर की तरफ होता है। फिर हमने देखा था कि ग्रे मैटर तितली के आकार का, जिसकी पृष्ठ सतह पर पृष्ठ सुरंग और अधर सतह पर अधर सुरंग होता था। बात समझ में आ गई। और स्पाइनल कॉर्ड की पृष्ठ सतह पर दो खांच जिनको पृष्ठ फिशर और अधर सतह पर दो खांच जिनको चालक फिशर। बात समझ में आ गई, बहुत नॉर्मल है ना। अधर फिशर कहते हैं। पृष्ठ फिशर से क्या प्रवेश करती हैं, संवेदी कोश का। अधर फिशर से क्या प्रवेश करती हैं, चालक कोश का। तो ये हमने मेरुरज्जु पढ़ा था। उसके बाद हमने तंत्रिका बताई थी आपको, 12 तंत्रिका। ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी बताई थी क्या, दृक तंत्रिका, है ना। मैंने 5-6 मोस्ट आप लोग गए थे, उसको हम पढ़ लेंगे। फिर मैंने अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र में अंतर आपको बताया, वो भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद हम आ गए थे कहाँ, अपने रिफ्लेक्स एक्शन पे, जो कि अभी हमने देखा ही है। तो आपको बात समझ में आ गई पूरे टॉपिक की। तो यहाँ तक हमारा 26 चैप्टर कंप्लीट है और ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, आता है, मतलब हर एग्जाम में आया है दोनों बार, तो इस बार भी आएगा। तो आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है।
कल हम अपने 27 चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।